पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ब्रोकली की खेती से अच्छी आय कमा रहे सफल किसान से मुलाकात। रबी फसलों के बीज खरीदते समय बरतें विशेष सावधानियां। अपने देश में सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस समय तो लगभग सभी सब्जियों के बाजार भाव आसमान छू रहे हैं। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गांव गुहागड़ी के प्रगतिशील किसान गौरव ठाकुर से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने ब्रोकली की फसल लगा रखी है और इनको ब्रोकली का बहुत अच्छा बाजार भाव मिल रहा है और वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि इनकी सफलता का राज क्या है। मेरा नाम गौरव ठाकुर है और मैं गुहागड़ी गांव जिला सिरमौर का निवासी हूं और हमारे यहां पर काफ़ी लंबे समय से खेतीबाड़ी की जाती है और आजकल हमारे खेतों में ब्रोकली जैसी फसलें लगी हुई है। हमने यहां पर 1.5 से 2 बीघे में ब्रोकली की फसल लगाई हुई है और हमारे लगभग 5 से 6 हज़ार पौधा इस टाइम खेतों में लगा हुआ है, जिसमें लगभग 1500 से 2000 पौधों की कटाई हो चुकी है और अभी रेस्ट ऑफ 3500 to 4000 बचे हुए हैं। तो अब तक हमारी टोटल अर्निंग लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास हो चुकी है, क्योंकि हमें अभी तक अच्छे प्राइस मिले हैं और अभी हमारे पास जैसे मैंने बताया कि 3000 से 3500 पौधा कटाई के लिए बचा हुआ है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इतना अभी हम और फ्यूचर में अर्न कर सकते हैं। अगर ऐसे ही अच्छे दाम हमें मिलते रहे तो हम 1.5 लाख से 2 लाख तक और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। खेती किसानी से जुड़े करोड़ों किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं और मुश्किल से अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाते हैं। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करते हुए अच्छा खासा मुनाफा कमाते हुए क्षेत्र के अन्य किसान भाइयों के लिए सफल किसान के रूप में उदाहरण बनकर सामने आते हैं। ऐसे ही कुछ कर दिखाया है ये किसान भाई, जो पहाड़ी एरिया में 2 बीघा के खेत में कड़ी मेहनत करके ब्रोकली की खेती से बम्पर पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी ब्रोकली की सफल खेती की तकनीक के बारे में। ब्रोकली लगाने के लिए हम जैसे कि सबसे पहले खेत को तैयार करते हैं, उसके बाद इसमें हम 12-32-16 खाद का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लाइनें देते हैं और लाइन टू लाइन कम से कम 2 फुट और पौधा टू पौधा 8 से 10 इंच का गैप रखते हैं। हमने इस ब्रोकली की पौध अपनी ही तैयार की थी और हमारे लगभग 5 से 6 हज़ार पौधा इस टाइम खेतों में लगा हुआ है। उसके बाद हमें पहले 25 से 30 दिन तक तो इसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ नॉर्मल 2 टाइम की सिंचाई ही बहुत होती है। सिंचाई के लिए हमने ड्रिप का इस्तेमाल किया हुआ है और जैसे कि यहाँ पर साथ में नदी भी है तो हम टूल पंप से टैंक भरते हैं और उसके बाद डायरेक्ट पाइप से भी सप्लाई करके जोड़ के सिंचाई कर देते हैं। उसके बाद हार्डली 40 डेज़ के बाद इसमें कोई एक्स्ट्रा स्प्रे लाइक
19-19 या फिर 52-34 का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पोटाश और कैल्शियम इनको अच्छी मात्रा मिल जाती है, जिससे फूल में ज़्यादा शाइनिंग और ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाती है। और हार्डली 1 मंथ तक इसमें किसी भी स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद अगर इसमें बारिश हो जाए, बेमौसमी बारिश, तो उससे इसमें थोड़ी बीमारियां लगने का डर हो जाता है। उसके लिए हम फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि बोलते हैं कि 90 दिन में ब्रोकली की फसल लगभग ख़त्म हो जाती है, तो 70 से 75 दिन के बाद इसकी कटाई आनी शुरू हो जाती है। तो इसकी मार्केट डिमांड काफ़ी अच्छी होती है और इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा ही मिलता है। किसान भाइयों, अभी आपने इनके ब्रोकली की खेती से भरपूर पैदावार लेने की तकनीक के बारे में जाना। अब आइए एक नजर डालते हैं इनके ब्रोकली की खेती में लगे लागत, आमदनी और शुद्ध मुनाफे के बारे में, जो इस प्रकार से है। हमने यहाँ पर 1.5 से 2 बीघे में ब्रोकली की फसल लगाई हुई है और हमारे लगभग 5 से 6 हज़ार पौधा इस टाइम खेतों में लगा हुआ है, जिसमें लगभग 2000 पौधों की कटाई हो चुकी है और अभी रेस्ट ऑफ 4000 बचे हुए हैं। तो अब तक हमारी टोटल अर्निंग लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास हो चुकी है, क्योंकि हमें अभी तक अच्छे प्राइस मिले हैं। हमें पर केजी एक लोट का 70 रुपये पर केजी था, एक लोट 120 पर केजी, एक 150 पर केजी के अप्रोक्स मिला है। तो अब तक का टोटल सब कुछ मिलाकर लगभग 1 लाख का सीजन हो चुका है और अभी भी हमारी फसल खड़ी है, तो अभी और ज़्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद की जा रही। हमने इस ब्रोकली की पौध अपनी ही तैयार की थी, तो इसका पर पैकेट 700 से 800 रुपये का पैकेट होता है, जिसमें 500 से 600 पौधों की सीडलिंग हो जाती है बाद में। तो इसलिए हमारे यहाँ पर 10 पैकेट डाले थे, जिसमें हमें 6000 पौधा इजीली प्राप्त हो गया था। और बाकी इसमें जैसे 12-32-16 का हमने खाद का कट्टा डाला था, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू है जैसे 1000 से 1200 रुपये। तो टोटल ओवरऑल खर्चा स्प्रे वगैरह इंक्लूड करके 20,000 से हार्डली 25,000 तक ही आया है। हमने यहाँ पर 2 बीघे में ब्रोकली की फसल लगाई हुई है और हमारे लगभग 5 से 6 हज़ार पौधा इस टाइम खेतों में लगा हुआ है, जिसमें लगभग 1500 से 2000 पौधों की कटाई हो चुकी है। तो इस टाइम हम 12 से 15 क्विंटल माल बेच चुके हैं। तो अगर हम औसतन 80 से 85 रुपये भी रेट रखें पर केजी, तो हम इस टाइम 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। और अभी हमारे पास जैसे मैंने बताया कि 3000 से 3500 पौधा कटाई के लिए बचा हुआ है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इतना अभी हम और फ्यूचर में अर्न कर सकते हैं। अगर ऐसे ही अच्छे दाम हमें मिलते रहे तो हम 1.5 लाख से 2 लाख तक और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बत्तख पालन रोजगार का बेहतर जरिया बनता जा रहा है। इसे वैज्ञानिक तरीके से अपनाया जाए तो खुद के साथ कई और लोगों को भी रोजगार दिया जा सकता है। तो आप इस लाभ को देखते हुए किस प्रकार से करें बत्तख पालन, तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RM मिश्रा से। अगर हम बात करें कि बत्तख पालन से किसान किस तरह से व्यवसायी बन सकते हैं, तो उसमें 2-3 तरीके हैं जिससे बत्तख पालन कर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। पहला, वो पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ बत्तख पालन कर सकते हैं। वह समेकित कृषि में बत्तख पालन को अपना सकते हैं। वह धान की खेती के साथ बत्तख पालन कर सकते हैं एवं समेकित पशुपालन में मछली सह बत्तख पालन अपना सकते हैं। अगर हम बात करें कि सफल बत्तख पालन के क्या क्या आयाम होंगे, क्या क्या तरीके होंगे, तो मैं सर्वप्रथम किसान भाइयों को अनुरोध करूंगा कि वह अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण करें और बत्तख के बाज़ार व्यवस्था का पहले सुनिश्चित करें कि उनके बत्तख किस लिए वो पालने जा रहे हैं। क्या बत्तख के अंडे की अधिक वहाँ पे डिमांड है, क्या बत्तख के मांस का वहाँ पे डिमांड है, या दोनों मांस एवं अंडा दोनों का डिमांड है। अब
इस सर्वेक्षण के बाद वो निश्चित करें कि उनके पास अब संसाधन क्या हैं। किसान अगर समझते हैं कि उनके पास बत्तख पालन के पर्याप्त संसाधन हैं एवं बाज़ार है, तो बेझिझक हमारे किसान भाई बत्तख पालन को व्यवसायी रूप दे सकते हैं। अब किसान बत्तख पालन करें तो किस बत्तख के प्रजाति को रखें? तो इसमें सभी जानते हैं कि अंडा उत्पादन के लिए हमारे देश में खाकी कैम्बेल जो नस्ल है, यह एक तरह से हमारे देश का ही नस्ल बन चुका है। सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनसे संपर्क करके खाकी कैम्बेल बत्तख के चूजे या बढ़ते हुए बच्चे जो नर्सरी से बढ़ चुके हैं उनको लेकर बत्तख पालन किया जा सकता है। किसान भाइयों, अक्सर बत्तख तालाब में अधिक रहती हैं। ऐसे में जब वे अपने आवास में लौटती हैं, तब उनका आवास गीला हो जाता है, जिससे कई बीमारियां पनपने लगती हैं। इससे बचाव के लिए बत्तखों के आवास को सूखा रखने की कोशिश करें। इनके आवास में समय समय पर बुझे हुए चूने का भुड़काव करें। इसके साथ ही और कौन से जरूरी प्रबंधनों को अपनाना है, आइए जानते हैं। बत्तख पालन में जो आवास और उसके रखरखाव की व्यवस्था है वो कम खर्चीला है। हम जानते हैं कि बत्तख जलीय पक्षी है, लेकिन यह धारणा हमारी पूर्ण रूप से सही नहीं है। बत्तख को जल पसंद है, लेकिन बत्तख बिना तालाब, बिना पोखर के भी पालन किए जा सकते हैं। और ख़ास करके जो चूजा पालन है उसे आप बिल्कुल ही पानी तालाब में अपने बत्तख बच्चों को जाने न दें। प्रथम महीना या जाड़े का दिन है तो प्रथम 2 महीने उसको बिल्कुल पानी में भीगने से बचाएं। किसान भाइयों, बत्तखों का अच्छा विकास हो और इनसे अधिक अंडा उत्पादन हो सके, इसके लिए उनका संतुलित आहार प्रबंधन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आहार प्रबंधन में लापरवाही करने पर बत्तखों का विकास तो बाधित होता ही है, साथ ही घातक रोगों की चपेट में आ जाने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। ऐसी परेशानी से बचने के लिए आप इनका आहार प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। तो छोटे चूजों का जब पालन करें तो उसको 3 से 4 बार दिन में खाना दें, भोजन दें, ताकि छोटे पेट वाले जो बत्तख हैं वह समय समय पे भूखे होंगे। वो उनको समय समय पे कम मात्रा में भोजन अगर आप देते रहेंगे तो उनका शारीरिक विकास अच्छा होगा, उनका शारीरिक तापक्रम मेंटेन रहेगा। और पानी के बर्तन जो प्रयोग करें वह सिर्फ उतने ही गहरे हों कि वो बत्तख का बच्चा अपना चोंच है और सर है बस उतना ही डुबा सके। जैसे बत्तख बड़े होंगे, उनके पंख निकलेंगे, तो आप धीरे धीरे बत्तख को बाहर छोड़ सकते हैं। तालाबों में या छोटे छोटे जलाशयों में भी आप छोड़ सकते हैं, उससे उनका शरीर और अच्छा विकसित होगा। किसान भाइयों, वैसे तो बत्तखों को प्रतिदिन 150 ग्राम दाना देना उचित रहता है, लेकिन दाना महंगा होने के कारण आप दाने की मात्रा में आधी कटौती कर उसे घर व होटलों का बचा हुआ भोजन दे सकते हैं। साथ ही बत्तखों को बचे हुए फसल अवशेष भी खाने को दिया जा सकता है। जब आहार की बात होगी तो उसमें यह ध्यान देने की बात है कि आहार एकदम फ्रेश आहार का वो व्यवहार करें, क्योंकि फफूंद जनित आहार से देखा गया है कि बत्तख में एफ्लाटॉक्सिकोसिस नाम की जो एक बीमारी है उससे संक्रमित हो जाते हैं और महामारी का रूप ले सकता है। तो हमेशा यह ध्यान दें कि फफूंद रहित आहार से ही अपने बत्तख का पालन करें, आहार की व्यवस्था करें। उसके बाद अगर रोग से बचाव की जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। किसान कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ संक्रमण से क्षति हो सकती है, तो मेरा यह उनको सुझाव होगा कि पहले महीने में उन्हें डक कॉलेरा वैक्सीन अवश्य दें और दूसरे महीने में यानी कि 8 से 12 सप्ताह की उम्र में उनको डक प्लेग वैक्सीन या डक प्लेग का टीका अवश्य लगवाएं। अगर इन छोटी छोटी बातों को हमारे बत्तख पालक ध्यान देते हैं, उनका प्रबंधन दुरुस्त करते हैं, उनके रख रखाव का समुचित ख्याल रखते हैं, रोग बीमारी से बचाव के सारे आयाम को फॉलो करते हैं, तो उन्हें बत्तख पालन से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के किसान भाई इस समय रबी फसलों की खेती के लिए खाद, बीज और दवाओं को खरीदने में लगे हैं। लेकिन इन कृषि आदानों को खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, तभी आप रबी फसलों से अधिक उपज प्राप्त कर पाएंगे। तो आप कृषि आदान खरीदते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जग्गा से। जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं, बीज एक महत्वपूर्ण आदान है और खेत में जो उर्वरकता है वो बीज पर बहुत सारी बीज पर निर्भर करती है। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि हमारे खेत में बीज को ही बोना चाहिए, अनाज नहीं बोना चाहिए। जो बीज है वो कौन सी वैरायटी का, अर्ली वैरायटी है या मध्यम वैरायटी है या अंतिम वाली वैरायटी है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही उसको बीज जैसा मिल जाता है वैसा बो देता है। मान के चलो यदि अर्ली सीजन है और उसको बीज यदि देरी वाला मिल जाता है तो देरी वाला बो देता है, या देरी में जाता है और देरी के समय पे यदि उसको जल्दी वाला मिल जाता है तो उसको बो देता है, या मान के चलो कुछ नहीं मिला तो जैसा बीज मिला वैसा बो दिया। किसान भाइयों, बीज को खरीदते समय कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे किसी प्रकार का धोखा होने से बचा जा सके। प्राय देखने में आता है कि विक्रेताओं द्वारा मिलावटी या अशुद्ध या वैधता समय निकलने के बाद भी किसानों को बेच दिया जाता है, जिस कारण किसान भाई ठगी के शिकार हो जाते हैं और आने वाले समय में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, बीज को खरीदते समय आगे बताई जा रही सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक तथा अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। एक तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों बीज में अंकुरण क्षमता का निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमारे बीज में अंकुरण क्षमता कितनी। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे किसान भाई बीज ले आते हैं लेकिन वो उगता ही नहीं है। तो बीज लेते समय कम से कम 100 दाने बीज के लेके और एक कागज़ पर उनको, गीले कागज़ पर उनको क्रम से रख लेना चाहिए और उनको भिंगाकर फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन उनको देखना चाहिए कि 100 दानों में से कितना दाने अंकुरित हुए। माना कि हम 100 में से यदि हमारे 70 दाने उगते हैं तो बीज ज़्यादा अच्छा नहीं है। यदि उसमें से 80 से 90% यदि बीज या दाने हमारे उगाते हैं तो हमें इस प्रकार का बीज सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार के बीज का ही हमारे किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है तथा प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, हमारे बीज में ये देख लें कि हमारा बीज कहीं सड़ा घुना तो नहीं है। यदि हमारा बीज अच्छा है और उसमें कहना चाहिए बहुत सारा जो इनर्ट मटेरियल, अक्रिय तत्व है वो बहुत कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको भी एक इनर्ट मटेरियल जिसको कहते हैं वो बोरे पर लिखा रहता है, हमारे किसान भाइयों को देख लेना चाहिए। तीसरी बात हमारे को चाहिए कि हमारे बीज उपचारित है कि नहीं, क्योंकि बीज यदि उपचारित नहीं है तो आपको अलग से उपचार करना पड़ेगा, और यदि उपचारित नहीं है तो आपको उपचारित बीज ही लेना चाहिए। तो उपचारित है क्या नहीं ये हमारा देख ले। चौथी बात, हमारे जो किसान भाई हैं वो बीज मिश्रित तो नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि बीज इस प्रकार का आ जाता है जिसमें बहुत सारी वैरायटियाँ अलग अलग तरह की मिली हुई रहती है। तो इस प्रकार का बीज हमको प्रयोग नहीं करना है। बीज एक ही सेम आकार का, सेम साइज का और बिल्कुल किसी प्रकार का कोई उसमें मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का बीज होना चाहिए। साथ ही ये भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है और कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई है, एवं बैग की सिलाई के अंत में सील दुरुस्त है। बीज की प्रमाणीकरण वैधता समय सीमा समाप्त हो गई हो या जल्दी ही समाप्त होने वाली हो तो ऐसे बीज को नहीं खरीदना चाहिए। चौथी बात, मार्केटिंग में जब बीज लेने जाते हैं तो हमारे किसान भाई को एक रिलायबल
मैं फिर कह रहा हूँ विश्वसनीय सूत्र जहाँ है, विश्वसनीय जो बीज वाली जो संस्था है वहाँ से आपको बीज लेना चाहिए और लेने के पश्चात उसकी रसीद जरूर ले। किसी प्रकार का उसमें अडल्ट्रेशन होता है या किसी प्रकार का उसमें मिलावटी होता है तो हम उसकी एक पर्टिकुलर जगह पर हम उसकी शिकायत कर सकें। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अपनी खेती को लाभ का धंधा बना सकते। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव भाकरी जिला जोधपुर के किसान चंद्र प्रकाश ने। आप बकरी की सिरोही नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चंद्र प्रकाश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सर्वप्रथम जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर बकरी पालन के लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही अनुकूल पाई जाती हैं और उसके साथ साथ दूसरी बात ये आती है कि जो पशु की नस्ल है वो एक अच्छी होनी चाहिए। आज के समय में कम लागत और सामान्य रख रखाव में बकरी पालन आय का एक अच्छा साधन है, लेकिन आज भी जानकारी के अभाव में किसान उससे ज्यादा लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। अगर किसान बकरी पालन में उन्नत नस्ल की बकरियों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से पालन करें तो इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सिरोही नस्ल की जो बकरियां हैं सामान्यतः अजमेर, सिरोही, नागौर, टोंक, राजसमंद और उदयपुर जिलों में सामान्यतः से पाई जाती हैं। सामान्यतः इसके अलावा जो ये बकरी है वो अरावली पर्वतमाला के आसपास राजस्थान में लगभग हर जगह उपलब्ध हो जाती है। सिरोही नस्ल की पहचान करने के कुछ तरीके हैं जिसके आधार पर आप जो प्योर नस्ल होती है उसको आप पहचान सकते हैं। सिरोही नस्ल एक मध्यम भार की, मध्यम आकार की एक बकरी है जिसका जो रंग है वो सामान्यतः हल्के भूरे रंग का या गहरे भूरे रंग का पाया जाता है और साथ ही साथ उसके शरीर के ऊपर गहरे या हल्के भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। दूसरी इसकी पहचान, इसके जो कान हैं वो एक विशेष तरह के होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, पत्तियों के आकार के होते हैं। इसके आधार पर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि इसकी जो पूँछ होती है वो आकार में छोटी होती है और ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है। इससे भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसका जो रंग है सबसे एक पिक्युलियर रंग है जो विशेष तौर से सिर्फ सिरोही नस्ल में ही देखने को मिलता है, जो इसका गहरे भूरे रंग का या हल्के भूरे रंग का और उस पर चकत्ते पड़े रहते हैं। इस तरह के अन्य बकरियों में की नस्लों में इस तरह के रंग का जो ये करैक्टर है वो नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से अगर किसी भी किसान भाई को सिरोही नस्ल की बकरी को खरीदना है तो इस तरह से आप पहचान करके उसकी अच्छी नस्ल को खरीद सकते हैं। बकरियों को बीमारियों से बचाने के लिए बकरी पालकों को चाहिए कि वे समय समय पर टीकाकरण करवाएं और परजीवियों से बचाव के लिए डीवर्मिंग दवा पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार देवें। सिरोही नस्ल में एक और भी फायदा है किसानों के लिए क्योंकि ये ड्यूअल पर्पस के लिए है। इससे मांस का उत्पादन भी अच्छा मिलता है और साथ ही साथ दूध का उत्पादन भी अच्छा मिलता है। एक और इसमें फ़ायदा है कि सामान्यतः बकरियों में एक बच्चा एक बार में मिलता है, 2 बच्चे कम मिलते हैं, लेकिन सिरोही नस्ल में सामान्यतः 2 बच्चे मिलते हैं और कई बार इसमें 3 बच्चे भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो इसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की, संख्या बढ़ाने की बात है वो इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।